नमस्कार, मैं बलवान सिंह। इस वीडियो में आप मेरे साथ कक्षा 8वीं की इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत 3 के 8वें चैप्टर महिलाएं, जाति एवं सुधार का अध्ययन कर रहे हैं। इसके 2 भाग जो है पहले करवाए जा चुके हैं। आज इसका जो है तीसरा और अंतिम भाग करवाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। महार एक जाति है महाराष्ट्र की। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है जब हम पहले से किसी जो है चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, पहले ही उसके बारे में हम जो है नतीजे निकालने की कोशिश करते हैं। स्कूल में उन्होंने कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूलों की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए यानी आगे की बड़ी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफी लिखा। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। यानी हम पूर्वाग्रह का मतलब पहले से ही मान लेते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटे के साथ ऐसी बात करनी है, बड़े के साथ ऐसी बात करनी है, ये छोटी जाति के लोग ऐसे होते हैं, छोटी जाति के लोग ऐसे होते हैं। तो पहले से हम बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं कि ये काम तो फिर छोटी जाति के लोग होंगे इसलिए उन्होंने किया होगा। तो ऐसे इसको हम पूर्वाग्रह कहते हैं। गैर ब्राह्मण आंदोलन। 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो ऊपर से आए उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने उत्तर से आए हुए आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई.वी. रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था।
पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, अर्थात अछूत ही इस देश के मूल निवासी हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते, अर्थात ईश्वर द्वारा किया हुआ मानते। इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलित लोगों को सहज रास नहीं आई। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्म मंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों पर सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी है। यहाँ पर स्रोत नंबर 5 दिया है। ये E.V. रामास्वामी नायकर का चित्र है। महिलाओं के बारे में पेरियार ने लिखा था, तारा मुकुर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कठपुतली बन गई थी। हमें ऐसे पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते हैं कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वे अपने पति के घर का हिस्सा है। यह संस्कृति के साथ हमारी घनिष्ठता का परिणाम है। ये जो है पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंता नाइकल में जो है लिखा हुआ है। अन्य समाज सुधारक कुछ हैं, जैसे सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी और इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। डेरोजियो यंग बंगाल 1820 में, ये ऊपर जो ब्रह्म समाज था ये 1830 की बात है, और डेरोजियो एक यंग बंगाल 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। कौन? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। कहाँ पर थे अध्यापक? हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया
और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, उन्होंने भी रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया था। न्यूयॉर्क हेराल्ड जो है वहाँ का एक पत्र है, उसका नाम है ऐसे यानी अखबार, ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गए। प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। वेद समाज। मद्रास यानी चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों को और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन
एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। ये 1850 में 75 में सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मदन बोलते हैं इसको, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। खालसा कॉलेज अमृतसर, जिसकी स्थापना 1892 में हुई थी, जो कि सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा की गई थी, जो है इसकी स्थापना। ये कुछ अन्यत्र है, यहाँ पर ये भी पढ़ लेते हैं। काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। आप यह जान चुके हैं कि ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानना चाहते हैं कि दासता की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले आते थे और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पो फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत यानी सफ़ेद और अश्वेत यानी काले, सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया, अमेरिका वासियों, अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत प्रभावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार का नाश न हो। ये चित्र नंबर 21 दिया हुआ है, इसमें गुलामों की बिक्री दिखाई हुई है। दक्षिणी कैरोलिना अमेरिका 1856। यहाँ संभावित खरीदार नीलामी में अफ्रीका से लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो इस पाठ में इतना ही था। धन्यवाद।